हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रमन किरण पर आपका स्वागत है। आज हम लोग का अध्ययन का बिंदु है भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में 3 वीडियो देख चुके हैं। आज का यह जो वीडियो है इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत और चीन संबंध के में जो विवाद के बिंदु क्या क्या हैं, दोनों में सहयोग के बिंदु क्या क्या हैं, किस प्रकार से दोनों का आर्थिक संबंध विगत 2 दशकों में बढ़ा है तथा राजनीतिक संबंध किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इस सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत चीन संबंध का विहंगावलोकन पिछले 3 वीडियो में कर चुके हैं। हम लोग जो देखेंगे कि यह जो विवाद है भारत चीन का विवाद, उनके मूल कारण क्या हैं। तो भारत चीन संबंध का सबसे मूल कारण है वह है सीमा विवाद। सीमा विवाद जब 1949 में साम्यवादी चीन की स्थापना हुई, तत्कालीन उसी समय 2 साल पहले भारत स्वतंत्र हुआ। उसके पहले भारत की विदेश नीति अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा निर्धारित होती थी। इस कारण निर्धारित होने की प्रक्रिया के कारण, लोकतांत्रिक सरकारें नहीं होने के कारण दोनों के बीच आपसी मनमुटाव थे। लेकिन जब दोनों देश एक नई सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो जब 1950 में सबसे पहले जो साम्यवादी चीन की सरकार थी, उसने निर्णय किया 1 जनवरी को कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और साल के अंत तक उस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके चीन को अपने में मिला लिया। जो भारत चीन विवाद है वह जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। भारत चीन जो विवाद का मूल कारण है वह जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। जब 1950 के बाद का दशक देखते हैं तो उसमें संबंध एक नई ऊंचाई पर, नेहरू और चाउ एन लाई के बीच राजनीतिक संबंध बड़ी ऊंचाई पर जा रहा था। दोनों हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। लेकिन उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी चीन की, भारत के बहुत बड़े हिस्से, जिसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जो लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र पर धीरे धीरे घुसपैठ कर उस पर कब्जा कर लिया। 1962 के युद्ध में अक्साई चीन हमारा लद्दाख के बहुत बड़े हिस्से पर उसका अधिकार हो गया। यद्यपि तत्कालीन प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान नहीं दिए, क्योंकि उनका मानना था कि यह एक शीत मरुभूमि है, बड़ी दुर्गम इलाका है। लेकिन वह ऐतिहासिक महत्व का जितना महत्व था, जितना इस पर ध्यान देना चाहिए था, वह हम भारत की तरफ से नहीं दिया गया। सीमा विवाद में हम जब देखते हैं तो पैंगोंग तो मेरुरो झील विवाद, डोकलाम सिक्किम में 2017 में सिक्किम में डोकलाम विवाद अस्तित्व में आया। सिक्किम में डोकलाम विवाद अस्तित्व में आया। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में तवांग सहित संपूर्ण क्षेत्र पर वह हमेशा से अपना दावा ठोकता रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक हम अक्साई चीन, जहां सियाचिन है, सियाचिन से लेकर पश्चिम पूरब में अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक
सीमा का विवाद है, यह सीमा विवाद दोनों देशों के संबंधों को मधुर होने में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसे सुलझाना समय रहते बहुत आवश्यक है, नहीं तो तनाव समय समय पर और बढ़ता ही जाएगा। दूसरा जो सबसे विवाद का बिंदु है भारत चीन संबंध में, वह है विश्व में दोनों देशों की भागीदारी। चीन अपने विश्व में जो भूमिका निभाना चाहता है उसमें भारत को कहीं न कहीं एक रोड़ा के रूप में देखता है। चीनी नेतृत्व का यह मानना है कि चूंकि दोनों पड़ोसी देश हैं, चीन की जीडीपी भारत की तुलना में ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, वह एक बड़ा देश है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, लेकिन इन सब के होने के बावजूद वह एक फांसीवादी व्यवस्था में विश्वास करता है। वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है। इस कारण जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत में जो मानवाधिकार के जो मुद्दे हैं, इस पर पश्चिमी देशों से काफी या पूरी दुनिया में इसे काफी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यह बात चीन को हमेशा से चुभती रही है। इस कारण चीन हमेशा वैश्विक मंचों पर भारत का विरोध करता रहा है, चाहे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नाम किए परमाणु आपूर्ति कर्ता समूह में प्रवेश पर विरोध या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का चीन हमेशा प्रतिकूल रुख रखता रहा है। हमेशा से वह कभी भारत को इस बात का समर्थन नहीं करता कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए, जबकि विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी भारत में रहती है। भारत का जीडीपी दिन प्रतिदिन विश्व में बढ़ता जा रहा है। भारत की हैसियत विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश, 7वें बड़े देश हैं। हम जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे बड़े देश हैं। इतनी बड़ी आबादी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर रखना कहीं किसी भी प्रकार से उचित मालूम नहीं पड़ता। वैश्विक समुदाय में, वैश्विक भागीदारी में भारत की भागीदारी बढ़नी चाहिए। यह बात चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चारों अस्थायी सदस्य मानते हैं, लेकिन चीन हमेशा से इसके प्रतिकूल रुख रख रहा है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के का जो वैश्विक प्रभाव है वह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तीसरा जो विवाद का मूल बिंदु है वह है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा विवाद। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा विवाद। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा विवाद, इसमें चीन और पाकिस्तान के होते हुए पाकिस्तान का जो पाक अधिकृत कश्मीर रूट से चीन एक गलियारा बना रहा है, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहते हैं। भारत का विवाद, भारत का उस पर समर्थन हासिल नहीं है चीन को। भारत यह आरोप लगाता रहा है कि हमारे क्षेत्र में, जबकि उसका सही भूस्वामी भारत है, वह भारत का क्षेत्र है, बगैर भारत की अनुमति के पाकिस्तान तथा चीन आपस में समझौता करके उसमें आर्थिक गलियारे बना रहा है। और वही भारत का यह जो गलियारा जा रहा है,
इस गलियारे के ऊपर जस्ट बगल में भारत का अक्साई सियाचिन क्षेत्र है। यह देर सवेरे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे भारत में मिलाने की बात हो रही है। तो यदि देर सवेरे कोई इसके संबंध में भारत सरकार द्वारा कदम उठाया जाता है तो इससे चीन भी प्रभावित होगा। अतः चीन नहीं चाहता कि यह मुद्दा सुलझे। इस कारण वह हमेशा पाकिस्तान के बचाव में और समर्थन में चला आता है। सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर भी चीन द्वारा पाकिस्तान का हमेशा बचाव किया जाता है तथा समर्थन किया जाता है, जो भारत और चीन के संबंध में एक महत्वपूर्ण विवाद का कारण है। चीन सीमा पार आतंकवाद के माध्यम से भारत में अस्थिरता फैलाना चाहता है। पाकिस्तान में हथियार सप्लाई करता है। वह चाहता है कि भारत इसके संबंध में इसमें उलझा रहे, ताकि वह उसका जो कि भारत हमेशा से वहां जब टेररिस्ट आते हैं तो टेररिस्ट के साथ सैनिक कार्रवाई की जाती है वहां, तो इसको बार बार वह पक्ष बनाता है और वहां के लोगों को, जनभावनाओं को उभार कर भारत विरोधी घटनाओं को प्रश्रय देने की कोशिश करता है, ताकि वहां शांति नहीं रहे और भारत के विरुद्ध एक छद्म युद्ध छेड़े हुए है, जो दोनों के बीच संबंध में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, जबकि भारत भी इस क्षेत्र का बड़ी शक्ति है। इस कारण हमेशा से भारत की भूमिका पर वह संतोष जाहिर करता है। जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, जो अक्साई चीन का क्षेत्र है वह भी जो अक्साई क्षेत्र का यह अक्साई चीन है, यह अक्साई चीन चीन ने 1962 के युद्ध में भारत से अधिग्रहित किया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का तवांग सहित तमाम क्षेत्रों पर वह अधिकार जताता रहा है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और यह चीन का क्षेत्र है। उसी प्रकार प्योंगसो झील भारत चीन के बीच 134 किलोमीटर लंबी झील है, जो 45 किलोमीटर भारत के पास है तथा 90 किलोमीटर चीन के पास है। यहाँ 1962 में भी बहुत भयानक युद्ध हुई थी। दोनों के बीच गलवान घाटी को लेकर भी विवाद है। यह गलवान घाटी, यह घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच एलएसी पर स्थित है। यह घाटी ही दोनों के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है, जो वर्तमान समय में लद्दाख में जो हिंसक झड़पें हुई, जिसमें हमारे 20 सैनिक के आसपास शहीद हुए, 50 से ज्यादा सैनिक चीन के मारे गए। यह गलवान घाटी में ही यह एलएसी पर स्थित है। यहाँ यह भारत के बीच बड़ी महत्वपूर्ण घाटी है। आखिर हुआ क्या था कि दोनों के बीच हिंसक झड़पें हुई। 1998 में जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस बनाए गए। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उस सरकार में जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री बनाए गए। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने अनुभव किया कि चीन अपनी ओर से संपूर्ण क्षेत्रों में
स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण कर दिया है। स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण कर लिया है। स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण कर लिया है, लेकिन भारत की ओर से किसी प्रकार का सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। एनडीए सरकार ने, एनडीए फर्स्ट की सरकार ने, यह अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार ने यह निर्णय की कि संपूर्ण जो सीमा क्षेत्र है वहां स्ट्रेटेजिक सड़कें बनाई जाएगी। इस बात के लिए जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन था बीआरओ, इसे रोड बनाने की जिम्मा दी गई। बीआरओ ने जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेटेजिक सड़कों के निर्माण का जिम्मा उठाया। यह सड़क हमेशा से बनता रहा। बीच में कुछ राजनीतिक वजहों से यह धीमा पड़ा, लेकिन जब एनडीए 2 की सरकार बनी तो मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना बन गई कि यह संपूर्ण क्षेत्र में जो स्ट्रेटेजिक सड़क थी इसको सबसे पहले दुरुस्त किया जाए। स्ट्रेटेजिक सड़कों का जब पुनर्निर्माण प्रारंभ किया गया बड़े जोर शोर से, तो अरुणाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सड़कों की जाल बिछा दी गई। अब यही जो सड़क था, यह दोनों देशों के बीच संबंधों का सबसे मूल विवाद का कारण आज की तारीख में बना है। चीन कहता है कि भारत यह निर्माण कार्य रोक दे, जबकि वह अपने क्षेत्रों में संपूर्ण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण कर लिया। जो गलवान घाटी है, तो दौलत बेग ओल्डी से लेकर सियाचिन के बगल में जो दौलत बेग ओल्डी है, यहां से लेकर नीचे तक सड़क बनाई जा रही है। अब यह सड़क विवाद का कारण तब बना जब गलवान घाटी में इधर एक नदी पड़ती है। इस नदी पर ओवरब्रिज बनाकर सड़क से गलवान घाटी को जोड़ी जा रही है। अब जब सड़क निर्माण से जोड़ी जा रही है, तो चीन चाहता है कि यह निर्माण कार्य तुरंत रोक दिया जाए, ताकि भारत सरकार का यह मानना है कि जब आने वाले दिनों में यदि हम रोक देंगे और उसका सड़क निर्माण कर लेगा, कभी भी युद्ध हुआ तो उसकी टैंक तक वहां आ जाएगी और हमारे पैदल यात्री को वहां पैदल सड़कों को पहुंचने में बहुत कठिनाई होगी। इस कारण से भारत ने संपूर्ण क्षेत्रों में स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण किया। जो हमारा जो सियाचिन है, वह सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा है। वहां बहुत सैनिक बहुत पहले से विद्यमान रहते हैं। इधर हम जो दौलत बेग ओल्डी है, वहां भारत ने अपना सैन्य हवाई पट्टी का निर्माण कर लिया है, जिससे बड़े से बड़े C-17 जैसे बड़े से बड़े मालवाहक को वहां उतार कर ट्राई किया गया है। यह बात पहले चीन की जो सरकारें थी, जब वहां की आर्मी को कहा कि भारत सड़क बना रहा है, जब वहां के खुफिया विभाग ने कहा, तो चीन की आर्मी ने कहा, पीएलए ने कहा भारत के पास इतनी ताकत कहां कि उस तरह के घास फूस के इलाके में ऐसे सड़कों का निर्माण कर सके। लेकिन भारत ने सड़कों का निर्माण कर लिया। जब उसी प्रकार से यहाँ दौलत बेग ओल्डी में इसका निर्माण, जब हवाई पट्टी का निर्माण हो रहा था, तो उसका भी चीन की सरकार ने, जब खुफिया विभाग ने चीन की सरकार को आगाह किया, तो उसमें भी जो चीनी सैनिक थे उन्होंने नकार दिया। लेकिन जब यह भारत ने कारनामा कर दिखलाया है, तो अब जो चीनी आर्मी की साख बट्टा पर लग रही है।
तो जिसके कारण वह तरह तरह का प्रोपगंडा भारत सरकार के विरुद्ध कर रही है। अपना तो वह सब कुछ निर्माण कर ली है, लेकिन जब भारत सरकार चीनी सैनिकों को एक बात हमेशा बताई जाती है कि 1962 के युद्ध में भारत बहुत बेतरतीब ढंग से हारा था। यह बात उनके माइंड में सेट कर गया है कि भारत एक कमजोर देश है। लेकिन यह दाव इस बार जो गलवान घाटी में था, यह उल्टा दिखलाई पड़ा, जब हमारे जो दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट है जिसके अनुसार सैनिक वहां हथियार नहीं चला सकते। जब वहां जो 6 जून की बैठक थी, उसके पश्चात चीन ने वादा किया था कि उस क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटा लेगा। जब वो सैनिक को नहीं हटाया और पेट्रोलिंग पर भारत के जब सैनिक गए तो देखे कि वहां अस्थायी निर्माण है, किसी प्रकार का लोग नहीं हटे हैं। चीनी सैनिकों ने उल्टी भारत पर आक्रमण कर दिया कि इन लोग की संख्या कम है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपनी साहस का परिचय देते हुए यह उन लोग को बता दिया कि भारत 1962 का भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है। यह बात उन्हें बड़ी ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई। ग्लोबल टाइम्स में जो वहाँ के सरकारी अखबार है, उसमें तरह तरह की भारतीयों को धमकी दी जाने लगी। उसमें यह बात समझाई जाती है कि भारत के कुछ लोग सोचते हैं कि भारत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, चीन कमज़ोर हो गया है, लेकिन चीन एक शांतिप्रिय देश है। चीन यह बार बार अब संदेश दे रहा है कि भारत चीन के बीच वार्ता। अब यह संबंध हम देखते हैं कि आर्थिक संबंध दोनों के बीच क्या है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत चीन संबंध थे, 2018 में जो भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध बने, आर्थिक संबंध स्थापित हुए, उसमें उसके अनुसार 18.83 अमेरिकी अरब डॉलर का 18.83 अरब डॉलर अर्थात अमेरिकी अरब डॉलर भारत ने चीन को निर्यात किया, जबकि 76.57 अरब डॉलर का आयात किया गया। चीन को निर्यात किया गया 18.83 अरब डॉलर और आयात किया गया वहां 76.57 अरब डॉलर, अर्थात जो व्यापार घाटा था वह 58.04 अरब डॉलर का। यह पूर्ण रूप से जो व्यापार है वह चीन के पक्ष में है। भारत जो निर्यात करता है उसमें अधिकांश तृतीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि उत्पाद होता है, जबकि चीन से जो आयात किया जाता है वह प्राय मशीनरी है, जिसके कारण व्यापार घाटा दोनों के बीच बहुत ज्यादा है। जो भारत में संचयी निवेश 2018 में था वह चीन का था 5.0 बिलियन अरब डॉलर, जबकि भारत का जो था वह 0. अरब डॉलर 2018 तक संचयी
2018 तक जो चीन का भारत में संचयी निवेश था वह 5.08 बिलियन अरब डॉलर, जबकि चीन में भारत का संचयी विनिवेश 0.9 बिलियन अरब डॉलर, अर्थात भारत का व्यापार जो है व्यापार घाटा काफी ज्यादा है। इस संबंध को यदि भारत बाइकॉट की बात करता है और चीन बार बार दूसरे प्रकार का जो करता है, पूरा का पूरा व्यापार चीन के, अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, अगर हमारा सिस्टम मेक इन इंडिया या अन्य जो स्टार्टअप इंडिया है, इस तरह के अगर जो इसके माध्यम से यदि हम अपना, तो हमारा बहुत जो भुगतान संतुलन चीन के पक्ष में झुका हुआ है, इसे काफी हद तक सुधारा जा सकता है। हम आने वाले दिनों में एक महाशक्ति के रूप में हम एक सिर्फ बाजार बन के रह गए हैं, जबकि भारत के पास सब कुछ उपलब्ध है। यह जो हम बाजार बने हैं वह बाजार नहीं, बल्कि हमको एक निर्यातक बनना होगा। हम सिर्फ एक उपभोक्ता बन के न रह जाएं। इस संबंध के तहत ही हमें आगे बढ़ना होगा। और जब तक एक सशक्त भारत नहीं होगा, किसी देश के साथ हमारा जो संबंध है वो बराबरी स्तर का नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं राजनीतिक संबंध क्या है, राजनीतिक सहयोग के मंच क्या क्या हैं। इस बात पर भारत और चीन ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले 2009 में इस ब्रिक्स था ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। यह चारों के विदेश मंत्रियों ने वार्ता की कि एक ऐसे संगठन बनाया जाए जो भारत, जो विश्व में एक बहुध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय प्रभुत्व वाली विश्व नहीं रहे, विश्व व्यवस्था में परिवर्तन आए। इसके लिए ब्राजील, रसिया, इंडिया तथा चाइना ने ब्रिक्स का गठन किया। इसका कुल विश्व का 25% भूमि तथा 40% जनसंख्या, व्यापार भी 20 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का इसका जीडीपी विश्व का है। इस कारण बड़ी बहुत सशक्त व्यवस्था के रूप में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना ने उभरा। इसमें बाद में जब इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया तो इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक्स के गठन के पश्चात भारत चीन का संबंध एक नई ऊंचाई पर जाने लगा, जिससे दोनों देश का संबंध बहुपक्षीय ढंग से आगे बढ़ने लगा। और यह संगठन का जो वार्षिक बैठक होता है, हमेशा बैठक होने लगी, जिसमें यह पांचों देश मिलकर एक बहुध्रुवीय विश्व बनाने की ओर दिशा में बढ़ रहे थे। यह लोक कल्याणकारी के लिए बढ़ रहे थे। इसी प्रकार एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, इसका गठन 2001 में किया गया था, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा रूस ने मिलकर इसका गठन किया था 15 जून 2001 को। बाद में आगे चलकर इसमें भारत तथा पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। संघाई सहयोग संगठन के माध्यम से यह बहुपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हो रही थी। इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंध को आगे बढ़ाने की दिशा में एससीओ अच्छा कार्य कर रहा था। लेकिन यहाँ जो इंडिया चाइना संबंध है वह एक नए दौर से चल रहा है,
जिसके कारण आगे चलकर क्वाड का गठन किया गया। क्वाड क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। क्वाड में मूल रूप से 4 देश हैं। क्वाड में मूल रूप से 4 देश हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यह चारों देश मिलकर वह जो चीन, पाकिस्तान तथा रसा का एक संबंध बन रहा है, प्रगाढ़ता जो बनता जा रहा है, इसका एक विकल्प के रूप में यह संगठन उभरा है। और यह संगठन इसे बैलेंस करने के लिए, चीन की जो बढ़ती प्रभुत्व है उसे बैलेंस करने के लिए इस संगठन का उपयोग किया जा रहा है। यह आने वाले दिनों में यह संगठन, अमेरिका चाहता है कि इसे सैनिक रूप भी दिया जाए, लेकिन भारत इस हमेशा से इसका विरोध करता रहा है। भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में शांति बना रहे, दोनों डायलॉग करके दोनों आप अपने संबंध को आगे बढ़ाएं। लेकिन जो चीन का गठन ही हुआ है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार का अभाव है, जिसके कारण दोनों देशों के संबंध मधुर नहीं रह रहे हैं। जब तक सीमा विवाद चीन अपनी विस्तारवादी नीति को नहीं छोड़ेगा और अपने वास्तविकता के धरातल पर वार्ता नहीं करेगा, आने वाले दिनों में संबंध मधुर होने की संभावना बड़ी कम दिखलाई पड़ती है। लेकिन नई विश्व व्यवस्था में भारत चीन को संबंध को आगे बढ़ाना ही होगा, क्योंकि भारत भी एक बड़ा बाजार है। चीन इस बात से भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। चीन भी बहुत क्षेत्रों में है, बहुत क्षेत्रों में आगे है जहां चीन की जरूरत भारत को पड़ेगी। इसलिए भारत और चीन यदि मिलकर कार्य करेंगे तो आने वाले दिनों में यह जो किसी विद्वान ने कहा था कि 21वीं सदी एशिया का होगा, यह एशिया ही विश्व का नेतृत्व करेगा, यह बात सही दिखलाई मालूम पड़ेगा।